पद्मावत मूवी में रणवीर सिंह का वो दिल दहला देने वाला अलाउद्दीन खिलजी का किरदार तो सबको याद होगा। उस मूवी के अंत में रानी पद्मावती आग की लपटों में कूद जाती हैं, हजारों चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर करती हैं। ये कहानी तो सब जानते हैं, पर लोग जो नहीं जानते वो यह है कि उस जौहर कुंड में कूदने से पहले रानी पद्मावती ने खिलजी को एक श्राप दिया था। आखिर क्या है उस श्राप की कहानी? नमस्ते, कोआला एंड अ कप में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक और रोमांचक कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी है। चलिए आपको ले चलते हैं 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की बेरहमी से हत्या करके गद्दी हथिया ली और बन गया खिलजी वंश का सुल्तान। ये सुनने में क्रूर लगता है ना? पर ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही महीनों में अलाउद्दीन की सेनाएं आसपास के राज्यों पे टूट पड़ी। वो सिर्फ उन राज्यों पे कब्जा नहीं करते बल्कि वहाँ लूट, कत्लेआम और हाहाकार मचा देते। खिलजी के सेनापति गियासुद्दीन तुगलक राज्यों को लूट कर उनके लिए हर तरह की नायाब चीजें लाते, गहने, पत्थर, इत्र, हाथी, घोड़े और गुलाम। एक दिन तुगलक ने खिलजी के सामने एक ऐसा गुलाम पेश किया जिसकी कीमत 1000 दिनार थी। उन दिनों 1000 दिनार में एक पूरा गांव या फिर 4 युद्ध वाले हाथी तक खरीदे जा सकते थे। इस गुलाम का नाम था मलिक कफूर। हाँ, वही मलिक कफूर जिसका किरदार जिम सार्ब ने पद्मावत मूवी में निभाया था। अब सवाल यह उठता है कि एक गुलाम की इतनी कीमत क्यों? वह इसलिए क्योंकि कफूर कोई मामूली गुलाम नहीं था। भला का खूबसूरत, ऐसी खूबसूरती जो सख्त से सख्त योद्धा को भी ठहर कर देखने पर मजबूर कर देती थी। तेज नैन नक्श, हिरन जैसी आंखें। लेकिन केवल उसकी खूबसूरती ही खास नहीं थी, वो बहुत पढ़ा लिखा था, रणनीति में कुशल, बहुत बुद्धिमान। जितनी उसकी बुद्धि तेज थी उतना ही वो घातक भी था। एक क्षण में किसी को भी मौत के घाट उतार सकता था। जहर बनाने में माहिर, रणभूमि में माहिर, एक किन्नर जो सब कुछ कर सकता था। आपको पद्मावत मूवी का वो डायलॉग तो याद ही होगा, अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। खिलजी मलिक कफूर को देखते ही समझ गया था कि वो नायाब है। खिलजी ने उसे सिर्फ गुलाम की तरह नहीं रखा, उसको सलाहकार बनाया और अपनी सेना का प्रमुख भी बनाया। और कफूर, उसने तो कल्पना से परे काम किया। युद्ध के बाद युद्ध जीते, दुश्मनों को कुचल डाला और कई राज्यों को खिलजी परचम के अधीन लाया। हर जीत के साथ खिलजी का कफूर पर भरोसा बढ़ता गया। कफूर ने खिलजी को कई नायाब तोहफे दिए। उसमें से एक था कोहिनूर हीरा, दुनिया के सबसे कीमती हीरो में से एक। अब आया 1303 का साल। बारी थी चित्तौड़ की। हर तरफ तबाही, किले के दरवाजे कमजोर पड़ गए। रानी पद्मावती के साथ हजारों महिलाएं जौहर कुंड में कूद गयी। जैसे ही आग की लपटें बढ़ी, रानी पद्मावती ने चीखते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने इतिहास बदल दिया। वो था एक श्राप। अलाउद्दीन खिलजी, जिस तरह तूने धोखे से हमारा राज्य हड़पा है, तू वैसे ही धोखे से मरेगा। जिस ताकत के नशे में तू चूर है वही तेरा नाश बनेगा। तेरा साम्राज्य ढह जाएगा, तेरा वंश खत्म हो जाएगा, तेरा सब छिन जाएगा। तू मरेगा अकेला, निहत्ता और कमजोर। खिलजी हंस पड़ा। उसने अभी एक ऐसा किला जीता था जिसे अजय माना जाता था। एक जलती हुई, मरती हुई रानी का श्राप क्या मायने रखता था? उस घटना के सालों बाद तक खिलजी सुल्तान बना रहा, राज्यों को जीतता गया, ताकत और खजाना इकट्ठा करता रहा। और उसके साथ खड़ा था मलिक कफूर, वही गुलाम जो खिलजी का दाहिना हाथ बन गया था। वो इंसान जिस पे खिलजी अपने बच्चों से भी ज्यादा भरोसा करता था। खिलजी के साथ साथ कफूर भी ताकतवर बनता गया। लेकिन ताकत की एक फितरत है, उसकी लत लग जाती है, फिर जितना मिले उतना कम। कफूर को भी यह आदत लग गई थी। उसे भी सबसे ताकतवर बनना था, लेकिन उसके लक्ष्य के रास्ते में कुछ बाधाएं थीं। खिलजी के बच्चों की नजर, दरबार की खुसफुसाहटें, मंत्रियों के चेहरों पर मुस्कान पर उनके दिलों में साजिश, सब उससे जलते थे, नफरत करते थे। वो एक गुलाम को ऊपर उठता नहीं देख सकते। कफूर जानता था कि उसकी जान को खतरा है। उसने सोचा, तबाही का इंतजार क्यों करना, खुद ही तबाही मचाने वाले क्यों ना बन जाएं। पर वो तो सिर्फ खिलजी का गुलाम था। सिंहासन पर तो शहजादों का ही हक था। खिलजी के होते हुए तो कफूर कुछ नहीं कर सकता था, तो क्यों ना खिलजी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। कफूर शातिर था, वो जानता था कि अलाउद्दीन खिलजी को साधारण तरह से नहीं मार सकते, तो उसने खिलजी को जहर देना शुरू किया। एक बार में नहीं बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा।
इस तरह खाने में मिलाकर कि जिससे किसी को भी उस पर जरा सा भी शक न हो, खुद खिलजी को भी नहीं। महीने बीते। महान अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अफगानिस्तान से दक्कन तक अपना साम्राज्य बनाया था, कमजोर पड़ने लगा। अब वो सेना लेकर लड़ने नहीं जा सकता था, दरबार में भी नहीं बैठ सकता था। इस सब के बीच कपूर ने क्या किया? सुल्तान के साथ खड़ा रहा हर समय। उसने सुल्तान का पूरी तरह से ध्यान रखा, ये निश्चित करते हुए कि सुल्तान समय से दवाई ले रहे हैं, वही दवाई जो उन्हें धीरे धीरे मार रही। 1316 तक कपूर के हाथ में सब कुछ था, राज्य, सेना, सुल्तान का खाना पीना, हकीम, दवाइयाँ, सब कुछ। कोई भी खिलजी से कपूर के इजाजत के बिना नहीं मिल सकता था। अब कपूर ने अपना आखिरी दाव चला, राजकुमारों को रास्ते से हटाने का दाव। उसने मरते हुए खिलजी को एक झूठी साजिश की खबर दी। उसने बताया कि खिलजी के अपने बच्चे ही उसे मार के गद्दी हड़पना चाहते हैं और शहजादे खिज़्र खान ने ही सबको भड़काया है। खिलजी, जो कमजोर और अकेला पड़ चुका था, जिसका दिमाग बीमारी और जहर के कारण भ्रमित था, उसने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। और सवाल उठाता भी क्यों? उसे तो कपूर पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था। खिलजी ने तुरंत शाही फरमान जारी किया, शहजादों को बंदी बना लिया जाए, शहजादे खिज़्र खान को भरे चौराहे में अंधा कर दिया जाए और तहखाने में बंद कर दिया जाए। अब कपूर के रास्ते में कोई भी नहीं था। सारे साम्राज्य में कपूर का डर फैल गया था। आखिरकार जनवरी 1316 में खिलजी ने अपना दम तोड़ दिया। किसी युद्ध में नहीं, कोई शान से नहीं, बल्कि अपने बिस्तर पे दर्द से कराहते, अकेले, निहत्था और कमजोर, बिल्कुल वैसे ही जैसे रानी पद्मावती ने श्राप दिया था। कपूर ने तुरंत ही सबसे छोटे शहजादे शिहाबुद्दीन उमार को गद्दी पर बैठा दिया, जो केवल 6 साल का था। ये बच्चा कोई सुल्तान नहीं था, वो तो बस कपूर की कठपुतली था। असली सत्ता तो कपूर के ही हाथों में थी। कपूर ने खुद को एक नई उपाधि भी दे दी थी, वली उल सल्तनत, यानी सल्तनत का रखवाला। लेकिन धोखे से हासिल की गई सत्ता नंगे हाथों में आग पकड़ने जैसी है। मलिक कफूर से सब जलते थे, नफरत करते थे। उसके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। महल के मंत्रियों ने एक रात में सब खत्म कर दिया। वे चुपके से अंधेरे में कपूर के कमरे में गए, बिना कुछ आवाज किए कपूर को खत्म कर दिया। अब वो कल का उगता सूरज नहीं देखेगा। पर मलिक कफूर का अंत ही इस कहानी का अंत नहीं है। अब तो लड़ाई मंत्रियों के बीच छिड़ गई थी। किसे कौन सा पद मिलेगा, कौन सबसे ऊपर होगा। वो बाल सुल्तान बस एक कठपुतली, जिसे टूटे हुए खिलौने की तरह बदला और हटाया गया। पूरे साम्राज्य में उथल पुथल मच गई। ना कोई सुल्तान, ना कोई सरकार, सब अपनी मर्जी करने लगे। मंत्रियों ने एक एक करके अपना अलग अलग राज्य स्वतंत्र घोषित कर लिया। गुजरात से बंगाल और कश्मीर से दक्कन तक फैला महान खिलजी साम्राज्य बिखरने लग गया था। इसी बीच गियासुद्दीन तुगलक, हाँ वही खिलजी का सेनापति, बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने मौका देखते ही वार किया और गद्दी पर जा बैठा। खिलजी वंश खत्म हो गया, मिट गया। अब दिल्ली में तुगलक वंश का परचम लहरा रहा था और अब दिल्ली का सुल्तान था गियासुद्दीन तुगलक। क्या आपको रानी पद्मावती का वो श्राप याद है? वो समय जब चित्तौड़ के महल में आग की लपटें थी, चीखें थी और उस श्राप की गूंज थी। उस दिन से 13 साल बाद वो श्राप सच हो गया। शब्द दर शब्द सच हो गया। कुछ लोग इसे सत्ता की पलटफेर कहेंगे तो कुछ लालच का खेल। पर आज आप अगर चित्तौड़ के उस गढ़ में जौहर कुंड को देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वो श्राप केवल एक बेबस रानी के कुछ शब्द थे या फिर अग्नि में तराशी हुई खून से लिखी गई एक भविष्यवाणी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।